नेक्स्ट हम बात करते हैं रोग मार्गों में दोष की गति। अब अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया था कि रोग शाखा में है, दोष शाखा में है या कोष्ठ में है। तो वो अगर शाखा में चले गए, जैसे कि अपन को शोधन करवाना है, दोष को बाहर निकालना है, प्रकोपित दोषों को बाहर निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि दोष का कोष्ठ में होना जरूरी है। हमने पता लगा लिया कुछ भी करके कि दोष शाखा में है या कोष्ठ में है। तो इन केस दोष अगर शाखा में हुए तो हमें उन्हें कोष्ठ में लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे, वो प्रक्रिया बताई गई है। यानी कि अगर दोष शाखा में है तो कोष्ठ में लाने के लिए, उनकी गति करवाने के लिए क्या क्या करवा सकते हैं, या फिर शाखा से कोष्ठ में जब दोष आएंगे तो उनकी गति किस कारणों से होगी, क्या हमें करवाना पड़ेगा। तो ये जो कोटेशन लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो दो कोटेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कोटेशन और ये कोटेशन फाइनल तक काम आते हैं। फाइनल तक काम आते हैं इसीलिए अगर हो सके, जैसे बहुत सारे कोटेशन आए हैं अब तक, तो हो सके इनमें से ये दो भी आप, हो सकता है बहुत लोगों को याद हों क्योंकि ये अष्टांग हृदय के अंदर भी थे। और अगर नहीं हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोटेशन याद हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो टुकड़ों में याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट आता है वृद्धया। वृद्धया यानी कि वृद्धि करने से। किसकी वृद्धि? दोष की वृद्धि। जैसे कि शाखा में था अपना दोष कोई भी, हम उसकी वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कि अपना पित्त दोष है या कफ है या वायु है, वो शाखा में चला गया, हमने पता लगा लिया कि पित्त दोष है या कफ दोष है, वो शाखा में है। तो हम जो आहार विहार करेंगे वो उसको बढ़ाने के लिए करेंगे। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि कोई भी चीज़ है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। तो जब भी हम उसको बढ़ाएंगे तो वृद्धि करने से क्या होगा, वो अपने मेन स्थान पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां से वो निकलने का प्रयास करेगा। बढ़ने पर अपने आप ही उसका मूवमेंट हाई टू लो होगा। तो वृद्धि, वृद्धि से भी क्या होगा, दोष शाखा से कोष्ठ में आते हैं। विषयंदन, विषयंदन यानी कि उनको पिघलाना। पिघलाना यानी कि कफ है, पित्त है, तो कफ शाखा में गया हुआ है, कफ को पिघलाने के लिए हम उष्ण औषध दे सकते हैं, पित्त के लिए हम शीत दे सकते हैं। तो उनको पिघलाना, पिघलाने से भी क्या होगा, वो जिस स्थान पर रुके हुए हैं वहां से उनकी गति शुरू हो जाएगी, और गति होकर वो कहाँ आना शुरू हो जाएंगे, कोष्ठ में आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हुआ दोष की वृद्धि करने से, वृद्धया। दूसरा पॉइंट हुआ विषयंदनात्, उनका विषयंदन करने से, उनको पिघलाने से, औषध देकर उनका मूवमेंट कराने से भी क्या होगा, वो दोष शाखा से कोष्ठ में आना शुरू हो जाएंगे। अगला है नेक्स्ट पॉइंट पाकात। जैसे कि अपन ने पिछला ही टॉपिक पढ़ा था दोष पाक धातु पाक। तो पाक में क्या होता है, दोष पाक करवा रहे थे तो व्याधि शांत हो रही थी। पाक का मतलब कि जो दोष बढ़ा हुआ है उसको शमन करने की औषध दो। तो उस औषध को देने से क्या होगा, उस दोष का हो सकता है वहां पर पाचन स्टार्ट हो जाए, यानी कि दोष का धीरे धीरे शमन होने लगे। तो शमन होने से वो दोष क्या होगा, वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो पाकात, दोष का परिपाक होने से, उनको पकाने से भी क्या होगा, दोष अगर बहुत ज्यादा है तो मूवमेंट करके इधर आ जाएंगे, अगर बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में ही दोष कहाँ है, शाखा में है, तो वो औषध उन्हें वहीं की वहीं खत्म कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्रोतोमुख विशोधन। बहुत सुना है आप लोगों ने, स्रोतस का अवरोध हो गया। स्रोतस का अवरोध होने से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। मान लो कि दोष हैं, वो कोष्ठ से शाखा में तो चले गए, अब शाखा में जाते जाते वो जिस भी स्रोतस के थ्रू गए, क्योंकि स्रोतस भी क्या है, शाखा ही तो है, शाखा के अंदर सारी धातुएं आ रही हैं, धातुएं ही क्या है, स्रोतस हैं। धातुओं का निर्माण भी तो किसी न किसी स्रोतस के थ्रू होता है, रस स्रोतस के थ्रू रस धातु बन रही है। तो उस स्रोतस को मान लो इन केस कि दो कोष्ठ से शाखा में तो चले गए, अब जाते जाते उन्होंने उस स्रोतस में क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। अब इधर से तो उनका मूवमेंट हो गया, लेकिन जब वो उधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो उस अवरोध के कारण वो कोष्ठ में नहीं आ पा रहे। नहीं आ पा रहे तो हमें क्या करना है, स्रोतस मुख का शोधन करना है, यानी कि जो चैनल ब्लॉक हो रखा है हमें वो खोलना है। जैसे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं कोई रुक गया है किसी भी वजह से, तो पहले हमें उसको क्लियर करना है।
क्लियर करके यानी कि शोधन करना है। अब स्रोतस मुख का शोधन कैसे कर सकते हैं? अब स्रोतस मुख का ऑब्स्ट्रक्शन मेनली कौन कर सकता है? कफ कर सकता है। और कफ के लिए हम क्या दे सकते हैं? स्वेदन, क्योंकि कफ जो क्या है, कफ जो स्वेदन का उष्ण गुण है वो क्या करेगा? कफ को वहां से हटाएगा। तो स्रोतस मुख का शोधन होने से भी क्या होगा? दोष जिनकी गति अवरुद्ध हो रखी थी, जिनकी गति रुक रखी थी उस कफ के कारण, तो क्या होगा? वो वापस अपने मार्ग में आना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए कि वायु को नियंत्रित करने पर, मैंने आपको कई बार बोला है कि जो 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? वायु है। क्योंकि वायु में क्या होता है? चल गुण। अब ये अपने चल गुण के कारण कहीं भी गति कर सकती है। और वायु ही क्या? पित्तम पंगु कफम पंगु, वायु ही मूवमेंट कराती है किसको? पित्त को और कफ को। तो अगर वायु को नियंत्रित करना यानी कि वायु अगर प्रकोपित है या फिर हमने वायु को कंट्रोल कर लिया यानी कि वायु अपने ही स्थान में रहेगी, तो वो दूसरे दोष को डिस्टर्ब नहीं करेगी, पित्त और कफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि पित्त और कफ को सहारा देने वाली, उनको अपने स्थान से निकालने वाली है कौन? वायु। अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या है? जैसे कि मान लो दोष अपने शाखा में थे, हम जैसे तैसे उन्हें कोष्ठ में लेके आए। अगर वायु प्रकोपित हो रखी है तो वायु का क्या भरोसा? वायु तो वापस से कोष्ठ से उन्हें शाखा में ले जा सकती है। तो हमें ये सब करने के साथ साथ हमें वायु को भी नियंत्रित करना है, क्योंकि वायु नियंत्रित रहेगी तभी जो दोष हैं, कौन से? कफ और पित्त, वो अपने स्थान में रह सकेंगे। अगर ये वायु फिर से प्रकोपित हो गई तो हो सकता है हम कफ और पित्त को बहुत मुश्किलों से अपने स्थान पर लेके आए, कोष्ठ में लेके आए, और ये वायु उन्हें वापस वहीं छोड़े आई। तो क्या करना है? वायु को भी नियंत्रित करना है। तो ये जो सारे कर्म बताए हैं, ये बताए हैं किसके लिए? शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए। आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोटेशन याद नहीं होता तो आप एक एक पॉइंट याद रखिए। दोष की वृद्धि कर रहे हैं, दोष को पिघला रहे हैं, उनका पाक कर रहे हैं, स्रोतस का शोधन कर रहे हैं, वायु को नियंत्रित कर रहे हैं। अब जस्ट बात करते हैं अपोजिट कि हमने ऐसा क्या किया। हम अब सभी के दोष कहाँ रहते हैं? कोष्ठ में रहते हैं, क्योंकि कोष्ठ ही उनका मेन स्थान है। हमने ऐसा क्या किया कि दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में चले गए। तो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या आहार या क्या क्या विहार करते हैं जिससे दोष की गति कोष्ठ से यानी कि अपना जो मेन उनका ओरिजिन स्थान है वहां से शाखा की ओर हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम। अधिक व्यायाम करने से, अब सारे जो कारण आपको मिलेंगे वो मेनली मिलेंगे वायु की वजह से, क्योंकि वायु ही गति करा सकती है। तो अगर व्यायाम अधिक किया तो कौन सा दोष कुपित होगा? वात दोष। वात दोष कुपित हुआ, किसी को भी ले जाएगा। तो व्यायाम, अधिक व्यायाम करने से, अकेला व्यायाम करने से नहीं, अधिक व्यायाम करने से। व्यायाम करना तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यायाम करना क्या होगा? वात प्रकोपक होगा, और वो वायु क्या करेगी? उन दोष को वहां से निकाल देगी। उष्णता की तीक्ष्णता से, अगर बहुत ज्यादा ऊष्मा बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा ऊष्मा बढ़ी हुई है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा, अगर ऊष्मा बढ़ी हुई है, मैं यहाँ बात कर सकती हूँ तीक्ष्ण अग्नि की। ऊष्मा बढ़ी हुई है, अग्नि तीक्ष्ण हो गई है, अग्नि तीक्ष्ण हो गई है, क्या होगा? वो अगर भोजन ना मिला तो क्या करेगा? धातुओं का पाचन। धातुओं का पाचन करते से ही क्या होगा? वात का प्रकोप, अल्टीमेटली होगा वात का प्रकोप। ठीक है, तो वात प्रकोप होते भी क्या होगा? दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में जाएंगे। तो अगला बात करते हैं अहित भोजन। अहितकारी भोजन है वो त्रिदोष प्रकोपक होगा, मेनली जो है कफ और वात प्रकोपक। तो उससे भी क्या होगा? जो दोष हैं वो अपने स्थान से निकलकर कहाँ चले जाएंगे? शाखा में चले जाएंगे। और वात के अधिक शीघ्रगामी होने से, सब सब हर किसी चीज की जड़ ही तो वात है, वायु ही तो सारा काम खराब करा रही है। तो वायु का जो शीघ्रगामी गुण बोलूं तो चल गुण, तो उसके कारण भी क्या होगा? जो दोष है वो शाखा, कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो अभी तक जो आज की क्लास में पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, शाखा से कोष्ठ में कैसे गए, कोष्ठ में कैसे लाए, और कोष्ठ से शाखा में कैसे गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी अब तक की क्लास का यही पॉइंट याद रखना है आपको कि 3 रोग मार्ग होते हैं,
बाह्य रोग मार्ग को शाखा बोला गया है। शाखा में क्या क्या आता है? त्वचा और सारी धातुएं। मध्यम के अंदर क्या आता है? मर्म अस्थि संधियां। और कोष्ठ के अंदर जो आभ्यंतर है उसमें कोष्ठ की सारे जो भी ऑर्गन है उनसे रिलेटेड डिजीज। वो उसका तो आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन मेन याद रखने वाली चीज ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अपना टॉपिक है स्रोतस। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अपन स्टार्ट कर देते हैं जिससे कल पढ़ सके इसको वापस। तो स्रोतस, अभी तक ये स्रोतस की व्याधियाँ, इससे ये होगा, जैसे अपने सामरस, सामरक्त, ये सारे लक्षण पढ़े। तो वही मैंने आपको बोला था कि वही उनके प्रदोषज विकार या वही उनके दुष्टि के विकार होंगे, तो वो पॉइंट वहाँ पर कवर हो चुका है। तो यहाँ पर केवल हम स्रोतस की विकृति के हेतु और उनके लक्षण पढ़ेंगे। अब स्रोतस बोला किसको है? स्रोतस को अगर अपन मॉडर्न में बोलते हैं तो स्रोतस हम बोलते किसको? चैनल्स। जो भी चैनल हैं जिनसे कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है, वो क्या है? स्रोतस। यानी कि आकाशमय अवयव। अब चैनल है यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो पाइप बीच में से क्या होता है? होलो, यानी कि उसमें स्पेस होगा। तो जो आकाश में अवयव है उसको क्या बोल दिया? स्रोतस बोल दिया। अब यहाँ पे बोला है स्रोतांसी खलु परिणाम आद्यमानानाम, यानी कि जो सबसे पहली जो धातु बनती है उस धातु पर जिस अग्नियों की क्रिया होती है और आगे जो जो धातुएं बनती हैं, तो वो जो धातु, जैसे कि हम बोलते हैं कि रस से रक्त का निर्माण हुआ, लेकिन रस से रक्त का निर्माण हुआ तो रक्त अपने स्थान पर पहुंचा किसके थ्रू? या रस जो रक्त को बनाने जाने वाला था वो किसके थ्रू गया? कौन से चैनल के थ्रू गया? तो वही क्या है? स्रोतस। यानी कि हिंदी में आपको एकदम क्लियर होगा। अभी आप सुनिए, आद्य रस धातु, यानी कि सबसे पहले आहार किया हमने, उस पर पाचकाग्नि की क्रिया हुई, आहार रस बना, रस धातु बनी। तो रस धातु यानी कि सबसे पहली धातु कौन सी? रस धातु। उस पर जो भी धात्वाग्नि की क्रिया होती है, रस धातु पर क्रिया हुई रसाग्नि की, रस धातु सॉरी आहार रस था, उस पर रसाग्नि की क्रिया हुई, रस धातु बनी। फिर उसका जो पार्ट हुआ रक्ताग्नि की क्रिया हुई, रक्त धातु बनी। तो जो धातुओं की अग्नियां हैं वो कार्य कर अलग अलग धातुओं और मल का निर्माण करती हैं। कि रस धातु का जो प्रसाद भाग है वो रस हो गया, मल भाग है क्या हो गया? कफ हो गया। तो ये कैसे होता है कि जैसे आपने क्षीर दधि न्याय पढ़ा होगा, उसके थ्रू आप पूरा वो एक बार इमेजिन कर लीजिए। क्षीर दधि न्याय में आपने क्या क्या पढ़ा था कि रसाग्नि की क्रिया से ये बना, फिर रक्ताग्नि की क्रिया हुई तो रक्त धातु बनी, और उसका मल भाग क्या बन गया? पित्त बन गया। ऐसे धातुओं और मल का निर्माण हो रहा है, लेकिन इन धातुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ये अपना काम करने जहाँ जा रही हैं, रक्त धातु का जो कार्य है, रस धातु का जो कार्य है, उसको वो कार्य करने के लिए जहाँ जाना है, वो ले जाने वाला कौन होता है? स्रोतस। यानी कि किसके थ्रू जाती हैं? स्रोतस में स्थित होकर के एक धातु दूसरे स्थान पर जाती है। या रस धातु से रक्त धातु बन रही है तो उसके लिए स्रोतस का होना जरूरी है। तभी तो अपन बोलते हैं रस व स्रोतस है, रक्त व स्रोतस है। तो वो जो चैनल है जो मूवमेंट करा रहा है, जो एक धातु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, वो चैनल ही क्या है? स्रोतस है। अब ये स्रोतस के पर्याय 2 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं और पीजी एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि जैसे कि शिरा है, धमनी है, याद रह जाते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, याद रह जाते हैं। पंथान का मतलब होता है हिंदी में मार्ग। हम स्रोतस को क्या बोल रहे हैं? मार्ग ही तो बोल रहे हैं कि मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, चैनल क्या है, कौन से चैनल के थ्रू मूवमेंट किया है, कौन से मार्ग के थ्रू मूवमेंट किया है। तो पंथान जो होता है वो मार्ग का पर्याय होता है, और मार्ग का पर्याय होने के कारण क्या बोल दिया इसको? स्रोतस। रसायनी, जिन चैनल के थ्रू, जो चैनल हैं उनको रसायनी बोल दिया। धमनी, निकेत और नाड्य, ये आपको 2-4 याद रखने हैं कि पंथान है, निकेत है, ये किसको बोला गया है? स्रोतस के पर्याय हैं। अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में पूछा जाता है, थोड़ा बस दिमाग में अटका लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्रोतस के प्रकार। अब स्रोतस के जो प्रकार है
वो पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, आपने एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो जो स्रोतस के प्रकार हैं वो आचार्य चरक कितने प्रकार के स्रोतस बताते हैं? 13। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस का वर्णन किया है। अब 13 के नाम भी याद करने हैं, आपको याद होंगे भी, नहीं भी हैं तो आप याद करने हैं। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो स्रोतस हैं वो 11 होते हैं, लेकिन योगवाही, योगवाही यानी कि डबल। जो प्राणवय स्रोतस है वो है तो एक, लेकिन आचार्य चरक ने तो उसको एक माना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत इसको 2 मान लेते हैं, यानी कि 2 प्राणवय, 2 उदकवय। ऐसे करके ये 11 योगवाही स्रोतस या 22, वैसे अगर लिखना होता है तो हमेशा 11, अकेला 11 नहीं लिखना होता है। ऐसे पूछ लिया जाए आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतस हैं 11, 11 योगवाही, तो आपको टिक हमेशा 11 योगवाही पर ही करना है, तब जाके उनके 22 स्रोतस होते हैं। ऐसे याद रखना है, बस यही आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए, बाकी जो डिटेल है वो हम चरक की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब चरक ने नाम कौन कौन से दिए? 13 स्रोतस तो बता दिए, लेकिन कौन कौन से नाम दिए? प्राणवय, इनकी एक एक की डिटेल आएगी। प्राणवय, उदकवय, सारी धातुओं के आ जाएंगे। देखो 3 अलग से याद करने, प्राण, उदक और अन्न। 7 धातुओं के आ जाएंगे, रसवय, रक्तवय, मांसवय, मेदवय, अस्थिवय, मज्जावय और शुक्रवय। फिर उसके बाद 3 आ जाते हैं मल के स्रोतस, पुरुषवय, स्वेदवय और मूत्रवय। ऐसे करके 13 एकदम इजीली याद हो जाते हैं। प्राण, उदक, अन्न, ये 3 अलग से याद रखने हैं, बाकी तो 7 धातु और 3 मल। ऐसे करके ये आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं स्रोतस दुष्टि हुई। स्रोतस दुष्टि यानी कि जिस स्रोतस का जो काम था, उस जो उसकी फ्रीक्वेंसी है काम करने की, जो उसका पैटर्न है काम करने का, उसमें कोई ना कोई चेंज आया। यानी कि हम बोल रहे हैं कि एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण हो रहा है। एक स्रोतस जो धातु हैं वो स्रोतस के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रही हैं। अब ये सारी पूरी फिजियोलॉजी चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पैथोलॉजी में। क्योंकि जब भी स्रोतस दृष्टि होगी तब क्या होगा? विकार होगा। और विकार है उसी को क्या बोल दिया हमने? यानी कि पहले तो फिजियो चल रही थी, जो सामान्य प्रक्रिया है वो चल रही थी, विकार होते ही वो पैथो हो गया, उसकी पैथोलॉजी। अब वो जो स्रोतस दृष्टि है वो 4 प्रकार से हो सकती है। तो ये भी आपको 4 पॉइंट टिप्स पर होने चाहिए कि स्रोतस दृष्टि 4 प्रकार की होती है, या स्रोतस दृष्टि के 4 लक्षण होते हैं, वो कौन से होते हैं। यानी कि जब भी किसी भी स्रोतस में विकृति आती है, कोई सा भी स्रोतस हो सकता है, रसवय हुआ, रक्तवय हुआ, तो उसमें 4 प्रकार से विकृति आ सकती है। कैसे? अति प्रवृत्ति, सबसे पहला पॉइंट है अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति यानी कि जो उस स्रोतस का काम था, स्रोतस का काम है किसी भी चीज का निर्माण करना। जैसे हम बात करें स्वेद वह स्रोतस का काम क्या है? स्वेद का निर्माण करना। तो स्वेद वह स्रोतस का काम स्वेद का निर्माण करना है। तो अगर स्वेद वह स्रोतस में अति प्रवृत्ति प्रकार की स्रोतो दृष्टि हुई तो स्वेद का निर्माण क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर स्वेद वह स्रोतस में संघ प्रकार की स्रोतो दृष्टि हुई तो स्वेद का निर्माण क्या होगा? कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति यानी कि उसका जो काम है उसका बढ़ जाना, उसकी रेट बढ़ जाना। जिस चीज का भी वो फॉर्मेशन करता है, जो भी स्रोतस, उसकी रेट बढ़ जाना। जैसे कि दोषों या मलों का अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति। जो भी स्रोतस जो भी काम कर रहा था उसकी रेट बढ़ गई, उसको बनाने की, मलों को बनाने की, दोष को बनाने की, या भी जो उसका भी जो भी कोई काम है, रसवय स्रोतस का जो काम है, रक्तवय का जो काम है, स्वेदवय का, मलवय, पुरुषवय, मूत्रवय, इनके जो भी काम है उनकी मात्रा बढ़ जाना, उनका मूवमेंट बढ़ जाना, वो क्या आएगा? अति प्रवृत्ति के अंदर आएगा। अब जब भी इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको अति प्रवृत्ति में इतना याद रखना है कि उसका जो काम है वो बढ़ गया या प्रोडक्शन बढ़ गया। जो स्रोत से जिस चीज का निर्माण होता है वो निर्माण अब ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं संघ। संघ का मतलब है रुकावट। रुकावट किसमें? उसके निर्माण में।
अब रुकावट या तो एकदम हो सकती है या फिर निर्माण हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है मूत्रकृक्ष। मूत्रकृक्ष यानी कि डिसयूरिया। उसमें होता क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कम, बहुत कठिनाई से होता है, बहुत पेनफुल होता है। मूत्रकृक्ष के जब सिम्टम आते हैं तब बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जब उसकी बात करें कि जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है वो कम मात्रा में होता है, तो वो किसके अंदर आ गया, संघ। अति प्रवृत्ति में क्या था, फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। संघ में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन कम हो रहा है। जैसे कि संघ का अर्थ है स्रोतस में अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फॉर्मेशन में कमी आई। क्योंकि अगला जो हम पढ़ेंगे ग्रंथि, वो ये और वो जो ग्रंथि मैं नेक्स्ट पढ़ने वाली हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो संघ का अर्थ क्या है, स्रोतस में अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ इसलिए फॉर्मेशन में कमी हुई, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब जब ग्रंथि पढ़ेंगे तब वहां थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं संघ स्रोतोदृष्टि के द्वारा स्रोतस में धातु व उपधातु व मलों की अल्प प्रवृत्ति होती है। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फॉर्मेशन में रुकावट हो गई, इसलिए जो भी वहां से मल निकलने वाला था जिस स्रोतस के थ्रू, या दोष निकलने वाले थे, या धातु बनने वाली थी, या उपधातु बनने वाली थी, तो उसका फॉर्मेशन क्या हुआ, कम हुआ। तो उसकी जो प्रवृत्ति, जो निकलने की रेट है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, मूत्र कृक्ष में अल्प मात्रा में व कृक्षता से मूत्र की प्रवृत्ति होती है। कृक्षता मतलब कठिनाई, पेनफुल यूरिनेशन होता है उसको मूत्र कृक्ष के अंदर। तो ये हुआ संघ। तो संघ में आपको क्लियर है, संघ में क्या है, फॉर्मेशन में कमी आ रही है, अति प्रवृत्ति में फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रंथि। ग्रंथि और विमागमन तक पढ़ेंगे। ग्रंथि, ग्रंथि के अंदर क्या हो रहा है, ग्रंथि यानी कि सिरा। सिरा किसका पर्याय पढ़ा है अभी, स्रोतस का। सिरा से वेन वाला सिरा मत समझना, वेन वाला, वेन भी आएगी, लेकिन सिरा स्रोतस का भी पर्याय है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो जो सिरा ग्रंथि है, तो सिराओं में ग्रंथि यानी कि स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन। अब संघ में भी क्या बोला था हमने, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन किसके अंदर था, फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप एक चीज समझिए कि एक पाइप है, एक पाइप है, उसमें जाके हम दोनों तरफ से वो ओपन है, उसमें हमने एक छोटी सी बॉल डाली और वो बॉल बीच में जाके अटक गई, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर हम इस तरफ से भी वाटर का फ्लो कराते हैं या दूसरी तरफ से भी वाटर का फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। जो संघ है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन था फॉर्मेशन के अंदर, जो सिरा ग्रंथि है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा मूवमेंट के अंदर। दोनों चीज अलग अलग हैं, एक में मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और एक में फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। तो सिरा ग्रंथि के अंदर क्या हो रहा है, सिराओं में ग्रंथि बनना, कोई भी ग्रंथि या नोड्यूल बन गया। अब नोड्यूल मेनली बनता किसकी वजह से, नोड्यूल कहीं भी बनेगा तो उसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्या हुआ, जो नोड्यूल बना है तो उसमें क्या होगा, सिराओं में रक्त का प्रवाह, क्या लिखा है, आप पूरी लाइन सुनिएगा ध्यान से। सिराओं में जो भी, अब यहाँ पे ब्लड की बात करती कि जो भी ब्लड बह रहा है उसके लिए क्या है, व्यान वायु। हम बोलते हैं व्यान वायु का संचरण पूरी बॉडी में है, जो ब्लड भी सर्कुलेट होता है वो भी पूरी बॉडी में है। यानी कि ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए कौन सी वायु का होना जरूरी है, व्यान वायु का जरूर होना जरूरी है। यदि क्या हुआ, अगर वो वायु कुपित हो गई तो क्या करा देगी, वो मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन करा देगी। समझिएगा, मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन करा देगी यानी कि ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, ब्लड का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होने देगी। अगर ब्लड रुक गया तो क्लॉटिंग स्टार्ट, क्लॉटिंग स्टार्ट, नोड्यूल बनेगा, ग्रंथि बनेगी। तो रक्त को सिराओं में प्रभावित नहीं होने देती है, रक्त को उसी स्थान विशेष में रोक देती है। तो ये तीसरी प्रकार की स्रोतोदृष्टि होती है जिसको क्या बोला गया है, शिरा ग्रंथि। शिरा ग्रंथि के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसके अंदर हुआ है, फ्लो में, मूवमेंट में। ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्मेशन के अंदर हुआ है तो संघ प्रकार की है। तो दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या हो रहा है, अगर वायु प्रकोपित हुई है तो उसने ब्लड को प्रॉपर मूवमेंट नहीं होने दिया है, ब्लड रुक गया है, ब्लड के रुकने से क्या हुआ है, वहां पर ग्रंथि बन गई है।
फिर बात करते हैं हम विमार्गमन। अब विमार्गमन की तो सारी बात आती है। अब विमार्गमन के लिए किसका होना जरूरी है? विमार्गमन यानी कि जो दोष जिस स्थान पर था वहां से निकलकर दूसरी जगह चला गया। तो विमार्गमन के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि किसका होना जरूरी है? वायु का, क्योंकि वायु ही क्या कराती है? बाहर निकालने वाली होती है। तो अगर विमार्गमन हुआ यानी कि दोष कुपित हुए, वो अपने स्थान से निकलकर कहीं और चले गए, तो ये भी क्या होता है? स्रोतोदृष्टि का एक प्रकार है। तो 4 प्रकार की स्रोतोदृष्टि हुई: अति प्रवृत्ति, संग, शिराग्रंथि और विमार्गमन। जिसमें जो मेनली जो देखने को मिलती हैं वो ज्यादातर आती हैं अति प्रवृत्ति और संग। इन्हीं से सारी व्याधियां जो भी आप पैथोलॉजी सेकंड के अंदर पढ़ोगे उसमें हम यही देखेंगे कि जो ये स्रोतस है इसके अंदर ये संग हुआ, इस वाले स्रोतस के अंदर अवरोध होने से ये व्याधि हुई। तो ज्यादातर जो व्याधियां होती हैं वो संघ प्रकार की स्रोतोदृष्टि से और विमार्गमन के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की स्रोतोदृष्टि हुई। उसके बाद अपन कल एक एक करके स्रोतस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आपको जो भी कोई डाउट हो